हाँ जी बच्चों, जेई मेंस का अप्रैल सेशन अभी ख़त्म हुआ है और सेशन ख़त्म होने के बाद कुछ चीज़ें हैं एज ए स्टूडेंट जो हमारे दिमाग में ज़्यादा आती है। तो मैं नितिन भैया आपके उन्हीं सभी डाउट्स को दूर करने के लिए आया हूँ और एक पूरा एनालिसिस में लेके आया हूँ अप्रैल शिफ्ट का। तो क्या क्या पॉइंट हमारे दिमाग में आते हैं कि केमिस्ट्री में सर 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो ज़्यादा वेटेज कौन से पार्ट की है, पहला पॉइंट। दूसरा, ओवरऑल पेपर में 11th का पार्ट ज़्यादा आता है या 12th का पार्ट ज़्यादा आता है, वो हमें बेसिकली डिस्कस करना है। और एग्जाम्स में डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है कि जैसे 25 जो एग्जाम्पल्स आए उसमें से कितने डिफ़िकल्ट आते हैं, कितने मेरे पास मीडियम लेवल के आते हैं, कितने ईजी आते हैं। एक कि न्यूमेरिकल कितने आते हैं, थ्योरी पार्ट है बिकॉज केमिस्ट्री है तो कंसेप्चुअल या थ्योरी पार्ट कितना आता है। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है, तो एक एक करके हमें को इन्हीं को ही डिस्कस करना है। टोटल जो 9 शिफ्ट्स है उसमें 225 आपके एग्जाम्पल्स है, तो हम एक पूरा उसका एनालिसिस लेके आए हैं, उसको मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपके पास 11th और 12th का जो सबसे पहला डाउट जो आता है कि सर 11th ज़्यादा आती है 12th ज़्यादा आती है। तो आप देख सकते हो कि जितने भी नंबर यहाँ पे एग्जाम्पल्स आए थे उसमें से 121 एग्जाम्पल्स आपके पास क्लास 12th के थे और 104 एग्जाम्पल्स आपके क्लास 11th के थे। तो थोड़ी सी आप कह सकते हो कि हल्की सी वेटेज जो आती है क्लास 12th की ज़्यादा आती है। अब उसको आप ऐसे बोल लो कि बिकॉज जैसे ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक 11 12th की बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिक्स होके आते हैं और ऑर्गेनिक का 12th में वेटेज भी ज़्यादा होता है, तो ऐसा आप कह सकते हो कि थोड़े से नंबर ऑफ एग्जाम्पल यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके 12th का वेटेज ज़्यादा यहाँ पे रहा है। इसके अलावा दूसरा जो डाउट आता है दिमाग में कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अब देखिए इनऑर्गेनिक में बिकॉज हमारे पास टॉपिक्स ही बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल या ऑर्गेनिक, बिकॉज काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो जेई मेंस से आपने कट कर रखा है, वो आपके एडवांस के पार्ट के अंदर आ जाता है। तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे, फिजिकल के 87, इसके अलावा ऑर्गेनिक के 80 और 58 आपके पास आए इनऑर्गेनिक से। इसके बाद आगे चलते हैं एनालिसिस के अंदर, जहाँ पे आया कि डिफ़िकल्टी लेवल सर क्या रहा होगा। 225 जो आपके एग्जाम्पल्स है उसमें से डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है। तो अप्रोक्सीमेट 113 जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो लो डिफ़िकल्टी मतलब ईजी साइड पे रहे हैं। आपके 100 एग्जाम्पल्स है जो मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल पे है और ओवरऑल 12 ऐसे एग्जाम्पल्स है सारी शिफ्ट के अक्रॉस जो थोड़े से डिफ़िकल्ट कह सकते हो या डिफ़िकल्टी की बजाय मैं कहूँगा थोड़े से ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स थे, वो यहाँ पे आए होंगे। अब चलते हैं इसमें आगे। अब जैसे यहाँ पे अगर हम शिफ्ट वाइज डिस्कस करते हैं कि शिफ्ट वाइज कितने डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल, कितने ईजी एग्जाम्पल्स, कितने इसमें मीडियम एग्जाम्पल्स, आप एक सेकंड के लिए उसको देख सकते हो। मैं साइड हट रहा हूँ, फिर उसको आगे आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने देख ली होगी स्लाइड, जैसे 2 अप्रैल को जो शिफ्ट 1 हुई थी उसमें 2 डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स थे, 12 एग्जाम्पल्स आपके इजी साइड पे थे और 11 एग्जाम्पल आपके मीडियम थे। तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर मान लो इनको भी मैं ऐड करता हूँ 23 एग्जाम्पल्स आराम से आप कर सकते थे। अगर मैं 2 डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल को एक बार के लिए हटा भी देता हूँ तो भी 23 एग्जाम्पल्स आराम से डूएबल थे। इसके अलावा आपका 2 अप्रैल का शिफ्ट 2, उसमें 2 एग्जाम्पल डिफ़िकल्ट, 9 ईजी, 14 आपके मीडियम साइड पे गए। नंबर लगभग सिमिलर चल रहा है, वही 23 और 2 आपका डिफ़िकल्ट की साइड पे। 4 अप्रैल शिफ्ट 1, उसमें 1 आपका डिफ़िकल्ट, 16 आपके ईजी, 8 आपके मीडियम। 24 एग्जाम्पल्स मतलब आराम से डूएबल थे। एक डिफ़िकल्टी मतलब वैसे बच्चे मैक्सिमम 25 भी करते हैं, लेकिन मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ, चलो डिफ़िकल्ट मान लो नहीं भी अटैम्प्ट होता है तो भी 24 आराम से यहाँ पे हम कर सकते हैं। 4 अप्रैल की शिफ्ट 2, उसमें भी 1 डिफ़िकल्ट, 13 और आपका 11। फिर से वही नंबर सिमिलर चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है कि कभी इजी को थोड़ा सा नंबर इंक्रीज कर दे रहे हैं, कभी मीडियम का नंबर थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। अप्रोक्सीमेटली सिमिलर सा ही डिफ़िकल्टी लेवल है। 5 अप्रैल को शिफ्ट 1 में आपके पास 2 डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल, 12 ईजी है, मीडियम आपके पास 11 है। 5 अप्रैल की शिफ्ट 2 है, उसके अंदर कोई डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स नहीं आया और आपका 19 ईजी एग्जाम्पल्स और आपके 6 है मीडियम एग्जाम्पल्स। तो मतलब एक ओवरऑल अगर आप उसमें एनालिसिस में देखोगे तो एक थोड़ी सी जो डुएबल या ज़्यादा ईजी शिफ्ट जिसको बोला जा रहा है वो 5 अप्रैल की शिफ्ट 2 आपके पास हो सकती है, उसमें कोई डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल आपके पास नहीं था। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में 2 डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल है, 11 आपके ईजी एग्जाम्पल्स हैं, 12 आपके पास मीडियम एग्जाम्पल्स है। फिर से वही रेशो बन रहा है कि 2 डिफ़िकल्ट की साइड रख दिए, 23 24 ये सब नंबर आप डुएबल की साइड पर रख दिया है। 6 अप्रैल शिफ्ट 2 कोई डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल नहीं है, 10 आपके इजी, 15 आपके पास मीडियम। 8 अप्रैल शिफ्ट 2, इसमें आप देखो 2 आपके पास डिफ़िकल्ट है, 11 आपके पास इजी है और 12 आपके पास मीडियम है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पूरा जो जितने भी एग्जाम्स आपके अटैम्प्ट हुए, जितने भी एग्जाम शिफ्ट आपके पास हुई, उसमें 12 डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स, 113 इजी और 100 एग्जाम्पल्स आपके मीडियम है। तो ओवरऑल केमिस्ट्री कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आई है। हाँ, डिफ़िकल्ट वो इसलिए कई बार लग जाती है कि थोड़ा सा जब लेंदी कर देते हैं केमिस्ट्री को या स्टेटमेंट पार्ट ऐड कर देते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट को जब हम ऐड कर देते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है केमिस्ट्री।
अब उससे क्या होता है, ओवरऑल फिर आपके पास टाइम थोड़ा मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए कम बचेगा। तो हमें लगता है कि सिर्फ थोड़ी लेंदी आई है और जो परसेंटाइल स्कोर है फिर वो डिप करना स्टार्ट कर देता है। चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर एनालिसिस में। अब यहाँ पे शिफ्ट वाइज जो आपके पास की केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक से कितने आए, ऑर्गेनिक से कितने, फिजिकल से कितने, एक बार उसका एनालिसिस हम कर लेते हैं। एक बार आप उसको देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में इनऑर्गेनिक 7, ऑर्गेनिक 8, फिजिकल आपके पास 10। ओवरऑल आप किसी भी शिफ्ट में देख लो तो एक बड़ी यूनिफॉर्मिटी वहाँ पे रखी गई है। इनऑर्गेनिक में 7, 7, 6, 7 नंबर बड़ा सिमिलर चला है, अप्रोक्सीमेट 6 to 7, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स भी थोड़े कम है तो एक दो एग्जाम्पल्स आपको कम दिखेंगे। ऑर्गेनिक में 8, 8, फिर 10 आया, थोड़ा नंबर इंक्रीज किया यहाँ पे, फिर 9, लगातार 9 ही चला है। इसके अलावा फिजिकल में आप देखोगे 10, 10, 9, 9, 10, 9, पूरा एक यूनिफॉर्म उसने ऑर्डर को लगभग पूरा मेंटेन किया है। तो जिस हिसाब से चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक यूनिफॉर्म आपके पास पूरा ऑर्डर आपको दिखेगा। लगभग आपके सिमिलर से ही एग्जाम्पल्स हर शिफ्ट में दिखेंगे। आगे चलते हैं एनालिसिस के अंदर। यहाँ पे आपके पास पूरे शिफ्ट वाइज की कौन सा कितने एग्जांपल्स कंसेप्चुअल आए, कितने न्यूमेरिकल आए। कंसेप्चुअल का मतलब है जिसमें ज़्यादा थ्योरी पार्ट को यूज़ किया गया, हमें सोचना था, समझना था, फिर एग्जांपल्स की स्टेटमेंट को पढ़ना था और फिर सोल्व करना था। न्यूमेरिकल जैसे आपके पास जो फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ऑर्गेनिक में क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो न्यूमेरिकल पार्ट्स होते हैं उनको मेनली हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो जो आपका कंसेप्चुअल पार्ट है उसमें पूरा स्टेटमेंट, थ्योरी पार्ट वाली चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर रखी गई है। उसका भी आप एक पैटर्न देख सकते हो। 2 अप्रैल शिफ्ट 1 को 14 एग्जाम्पल्स कंसेप्चुअल थे, 11 आपके न्यूमेरिकल थे। 2 अप्रैल शिफ्ट 2 15 कंसेप्चुअल, 10 आपके न्यूमेरिकल्स। 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में 20 एग्जाम्पल्स कंसेप्चुअल थे, 5 आपके पास न्यूमेरिकल थे। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स का नंबर थोड़ा डिप हुआ है, पहले 11 फिर 10, अब यहाँ पे 5 आया। 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में 17 और यहाँ पे आपका 8, फिर 18, 7, 19, 6, 16, 9, 19, 6, 18 और आपके पास 7। तो आप देखोगे तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल स्टार्टिंग की कुछ शिफ्ट में ज़्यादा है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स का नंबर थोड़ा सा कम किया और अप्रोक्सीमेट फिर 9 तक आपका वो नंबर गया होगा। इसका मतलब आपके पास कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक की स्टेटमेंट वाले एग्जाम्पल्स थे उन सबको अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो कंसेप्चुअल का नंबर थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं एनालिसिस के अंदर। अब यहाँ पे ये जो पूरा एनालिसिस है ये पूरा क्लास 11th का बनाया गया। एक बार आप उसको देखो फिर मैं डिस्कस करता हूँ उस चीज़ को। आप वीडियो को रोक के भी एक बार देख सकते हो उस चीज़ को। जैसे इसमें टॉपिक जो अपने पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बड़ा आसान सा चैप्टर है। उसमें अगर आप देखोगे तो 9 जो एग्जाम्पल्स थे वो लो डिफिकल्टी लेवल के थे, 3 आपके पास मीडियम, 6 कंसेप्चुअल और 6 आपके न्यूमेरिकल। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी लगभग पूरे चैप्टर्स को ही उन्होंने कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कवर किया है। जैसे उसने नोड्स के एग्जाम्पल भी पूछे हैं, एनर्जी कंपैरिजन भी आपसे ऑर्बिटल्स की करवाई है जो हम n+l रूल से कर लेते हैं। इसके अलावा बोर मॉडल से भी एग्जांपल आए जिसमें वेवलेंथ और स्पेक्ट्रा में मिक्स करके जहाँ पे वेवलेंथ कंपैरिजन के एग्जांपल होते हैं, लाइमन बाल्मर सीरीज वगैरह के, तो वो भी सारे एग्जांपल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी कवर किया गया है इसके अंदर। सेकंड नंबर पे केमिकल बॉन्डिंग, उसमें जो डिफिकल्टी लेवल है वो 9 की लो रही है, 2 आपके पास मीडियम, 11 कंसेप्चुअल और आपके पास इसमें अगर आप देखोगे केमिकल बॉन्डिंग में तो मैक्सिमम एग्जांपल्स वही सिमिलर टाइप की जो पहले से आते आए हैं। जैसे आपकी जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, अब की बार उन्होंने पाई स्टार जो आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है उनकी शेप वगैरह आपसे पूछी है। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, हाइब्रिडाइजेशन भी पूछी गई है। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर, आपके पूरे मोलिक्यूल में लोन पेयर, वो भी आपसे पूछा गया है। तो कोई ऐसा नहीं कि कोई नए टाइप के एग्जाम्पल्स बनाए हों, जो अभी तक आते आए थे एग्जाम में लगभग सारे उसी टाइप के एग्जाम्पल्स आपसे पूछे हैं। फिर आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल में 3 लो डिफिकल्टी के हैं, 4 आपके पास मीडियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम में एक एग्जांपल आया साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का, जिसमें 2 इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं कंटेनर में। दूसरा आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी एक एग्जांपल था। फिर कुछ एग्जांपल्स में जहाँ पे हम रिएक्शंस को ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम में, नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछते हैं। आयनिक में भी बड़े सिंपल से एग्जांपल आए। आयनिक का थोड़ा डर ज़्यादा रहता है ना, बड़ा चैप्टर है तो उसमें हम डर बहुत लगता है आयनिक में। लेकिन आप देखोगे बफर सॉल्यूशन का सिंपल सा न्यूमेरिकल था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड को मिक्स किया, आपसे पीएच पूछी गई। उसके बाद उसमें KSP वाला जो पार्ट है लास्ट, जो ज़्यादा कंफ्यूज करता है, उसमें भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं पूछी आपसे। उसमें अगर आप देखोगे तो उन्होंने सिंपल KSP के जो डिग्री, जो आपके पास x और y की फॉर्म में जो इक्वेशंस बनती है, एक्सप्रेशन जो बनते हैं, वही आपसे पूछा गया। आगे चलते हैं हाइड्रोकार्बन। 11th का जो ये पोर्शन है हाइड्रोकार्बन और इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनसे नंबर ऑफ एग्जांपल बहुत सारे आए हैं। जैसे अगर आप हाइड्रोकार्बन देखोगे आपके 12 एग्जांपल्स है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन में अगर आप देखोगे अब की बार एल्केन की रिएक्शंस को बहुत टारगेट किया। एल्केन में जो आपकी आइसोमर फॉर्मेशन रिएक्शन होती है AlCl3HCl के साथ, उसको 2 बार पूछा गया।
इसके अलावा आपके पास एल्केन में एरोमेटाइजेशन को पूछा गया, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा गया। तो अब की बार मतलब एल्केन पे भी जो थोड़ा वेटेज ज़्यादा रखा है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स में एक सीक्वेंस हमेशा आई है जेईई मेंस के अंदर कि पहले एल्काइंस क्रिएट करवाते हैं NaNH2 की हेल्प से और उसके बाद उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स को इंक्रीज करवाते हैं। तो वो एग्जाम्पल्स भी आपको दिखेगा हाइड्रोकार्बन के अंदर। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल 17 आपके पास आए हैं, जिसमें से एरोमेटिसिटी को भी कवर किया है और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, बिकॉज उसमें वैरायटी नहीं है एग्जांपल्स की, वही क्लोरीन की परसेंटेज, ब्रोमीन की परसेंटेज, उनको फिर से पूछा गया है, सेपरेशन टेक्निक्स को पूछा गया एग्जांपल्स के थ्रू। आयनिक हमने कवर कर ही लिया उसमें। पी ब्लॉक आपके पास, पी ब्लॉक में अगर आप देखोगे तो सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर ही पूछे गए थे। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पी ब्लॉक को एक तरीके से एक मिक्सिंग, आप मिक्स बोल सकते हो उसको। आपके पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, अब उसमें टोटल जो एग्जाम्पल्स आए वो आपके 8 आए हैं। उसमें नेचर ऑफ ऑक्साइड्स को भी पूछा गया कि एसिडिक बेसिक ऑक्साइड, वो इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसके अलावा जो नॉर्मल ऑर्डर आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सारे ऑर्डर भी आपसे यहाँ से पूछे गए। रिडॉक्स रिएक्शन से नंबर ऑफ एग्जाम्पल कम आए, एक ही एग्जाम्पल आया और डर बड़ा लगता है रिडॉक्स रिएक्शन से, लेकिन एक एग्जाम्पल पूछा है, वो भी KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन का एक एग्जाम्पल था, जिसमें फेरिक ऑक्जिलेट, फेरस ऑक्जिलेट, इन सबको कंबाइन करवा के आपसे पूछे गए थे KMnO4 के मोल्स कितने लगेंगे। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, एक ही एग्जाम्पल रिडॉक्स से बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट स्टोइचियोमेट्री 1, उसमें एग्जाम्पल जो दिखेंगे आपको 12 दिखेंगे और 12 एग्जाम्पल्स में आप देखना काफ़ी सारे एग्जाम्पल एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे। जो सीक्वेंस होती है ना, पहले मास देते हैं, मास से हम मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ एटम्स, उसी सीक्वेंस पे कई सारे एग्जाम्पल आपको दिखेंगे। इसके अलावा जो परसेंटेज प्योरिटी, सैंपल में परसेंटेज में कोई सब्सटेंस कितना होगा, वो सब टॉपिक भी यहाँ पे टारगेट किए गए। आपके पास फिर थर्मोकेमिस्ट्री है। थर्मोकेमिस्ट्री में देखोगे आपके 5 एग्जाम्पल्स है। बॉम कैलोरीमीटर को पूछा गया इसके अंदर। अब बॉम कैलोरीमीटर में न्यूमेरिकल एक जैसा ही हमेशा से आता है, उसमें किसी कंपाउंड कंबसन कराते हैं, उसके बाद पहले डेल्टा यू निकलवाएंगे, फिर आपसे डेल्टा एच पूछेंगे, वही एग्जाम्पल यहाँ पूछ लिया। थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा थर्मोकेमिस्ट्री में एक आपसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी पूछी गई है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को यूज़ करा के। तो वो जो हर बार वैरायटी आती है सेम उसी टाइप की वैरायटी, नया कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं बने। थर्मोडायनेमिक्स, इस टॉपिक से एग्जाम्पल जो बने आपके पास 8 बने हैं। अब ये टॉपिक कई बार कंफ्यूज करता है, थोड़ा लेंदी टॉपिक कह सकते हो आप, तो कंफ्यूजन आता है ना, स्टेटमेंट भी आती है उसके अंदर से। लेकिन मेंस के अंदर आप देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूले बेस मैच द कॉलम आए कि आपसे आइसोथर्मल का वर्क आपसे पूछ लिया, फ्री एक्सपेंशन के बारे में पूछ लिया, और एक लास्ट में जो इसमें टॉपिक होता है आपका गिव्स फ्री एनर्जी, उसमें जो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच का रिलेशन है, इक्विलिब्रियम पे कितना टेम्परेचर होगा, इसके अलावा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जो इक्वेशन बनती है, वहाँ से एग्जाम्पल ज़्यादा टारगेट किए गए। आपके मेंस के एग्जाम में करते आए हैं और एडवांस के अंदर भी करते हैं, और अब की बार भी उन्हीं टॉपिक से यहाँ भी पूछा गया आपसे। ठीक है, तो ये पूरा क्लास 11th का आपका एनालिसिस था। अब चलते हैं क्लास 12th के एनालिसिस पे। क्लास 12th में बिकॉज ऑर्गेनिक आपके पास स्टार्टिंग में पूरी लिखी गई है, ऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, एल्कोहल, फिनोल, ईथर्स, उसमें टोटल 6 एग्जाम्पल्स आपके आए। एक हाई डिफिकल्टी का, लो, और ये आपके पास मीडियम। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में देखोगे आपके पास टोटल 9 एग्जाम्पल्स है। एल्काइल हैलाइड्स में आपके 7 एग्जाम्पल्स है। अमाइन से 15 एग्जाम्पल्स है। अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक का जो पैटर्न देखोगे, एक तो तरीका होता है ऑर्गेनिक में कि ABCD की रिएक्शंस लिखी, उसके बारे में पूछ लिया कि प्रोडक्ट क्या आएगा। अब की बार थोड़ा सा चेंज ये भी किया है कि उन्होंने कि रिएक्शन डायरेक्टली एरो बना के उस पर रिएजेंट लिखने की बजाय उस इन्फॉर्मेशन को स्टेटमेंट में डाल दिया कि कोई हाइड्रोकार्बन या कोई कंपाउंड X है आपके पास, उसने इस रिएजेंट से रिएक्शन करी, एक कंपाउंड Y बना, उसके बाद उसने आगे इस कंपाउंड से रिएक्शन करी, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में लिख के दे दी। अब उसको थोड़ा पढ़ने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो एग्जांपल्स कुछ हैं वो थोड़े लेंदी साइड पे गए होंगे, है ना। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो डायरेक्ट रिएक्शन दिखती थी हमें कि एरो के ऊपर कोई रिएजेंट है, अब की बार उसको इन्फॉर्मेशन या स्टेटमेंट में पहले लिखा गया, ताकि आप उसको पहले पढ़ोगे, फिर उससे उसको इंटरप्रेट करोगे, फिर अपने एग्जाम्पल्स पे जाओगे। ऐसे एग्जाम्पल्स भी आए, जैसे आपसे पूछा गया फिनोल का, फिनोल से जब हम ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल क्रिएट करते हैं, तो इससे पहले कई बार ये पूछा गया था कि इस मिक्सचर को सेपरेट कैसे करोगे, तो हम बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से कर देंगे। अब की बार ये पूछ लिया कि जो स्टीम वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई होगी विद रिस्पेक्ट टू फिनोल। तो मतलब पहले आपको पहले प्रोडक्ट लिखना था, उसके बाद सोचना था कि जो भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम वहाँ पे इंक्रीज करेंगे वो कितनी परसेंटेज वहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज हुई होगी। तो थोड़ी सी स्टेटमेंट, थोड़ा सा लेंदी साइड चीज़ों को रखा गया है। बायोमोल, अच्छा अमाइंस के अंदर आप देखना कपलिंग रिएक्शन, आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, वो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, उसी की ही रिएक्शंस बहुत सारी आपको यहाँ भी दिखेंगी।
अल्काइल हैलाइड के अंदर आपकी SN1 SN2 रिएक्शन E1 E2 स्टेटमेंट बेस भी पूछी गई है, उनके कई बार प्रोडक्ट भी पूछे गए हैं, तो वो सिमिलर टाइप के एग्जांपल्स यहाँ से आए हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वहाँ से पूछा गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफ़ी एग्जांपल्स उसके दिखेंगे आपको। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कवर किया ज़्यादा, हालांकि बायोमोलिक्यूल्स में जो पूरा टॉपिक है वही कवर किया उन्होंने। लास्ट में जो स्टेटमेंट वाला पार्ट है, विटामिन, आपके अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, सब पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड एग्जाम्पल पूछे हैं। अब की बार अमीनो एसिड्स के अंदर से आप देखना उसमें जो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट होते हैं वो भी आपने मैच द कॉलम में डाले हैं। इसका मतलब हमें उनके स्ट्रक्चर भी याद होने चाहिए थे, उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, इसका आइडिया होना चाहिए था, तभी आप उनके टेस्ट लगा पाओगे वो मैच द कॉलम में जो आपसे पूछा था। इसके अलावा आपके पास केमिकल काइनेटिक्स में 14 एग्जाम्पल्स आए, हमेशा से हाई स्कोरिंग टॉपिक रहा है केमिकल काइनेटिक्स। अरेनियस इक्वेशन, आपके जो ऑर्डर्स होते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हमेशा न्यूमेरिकल्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं वो। अब की बार भी उन्हीं टॉपिक से आपको टारगेट किया गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टोटल आपके 16 एग्जाम्पल्स हैं। आप देखना क्लास 12th वाले टॉपिक्स में 15 आए अमाइन से, 16 आपके पास कोऑर्डिनेशन से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग और मोस्ट ईजी टॉपिक होता है। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स का जो पैटर्न है फिर से वही सेम है, हर बार आपको 3 एग्जाम्पल जरूर बताए जाते हैं कि NiCl4 2-, NiCO4, NiCN4 2-, इनके एग्जाम्पल जरूर करके जाना। हर बार एग्जाम्पल्स आते हैं उनके, अब की बार भी आए हैं, और आगे एग्जाम पिछली बार हुआ था जनवरी अटेम्प्ट का, उसमें भी आया था बड़े, क्योंकि NCERT बेस्ड एग्जाम्पल्स है, बार बार उनको पूछते हैं। इसके अलावा आपके पास स्प्लिटिंग भी पूछी गई है। अच्छा, डायरेक्ट पूछ लिया कि एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें बताओ ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, जो हम CFT में कवर करते हैं। इसके अलावा आपसे आइसोमेरिज्म से भी एग्जाम्पल पूछे गए हैं। आइसोमेरिज्म में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल नहीं पूछे, सिंपल ये पूछ लिया स्टेटमेंट में कि ये कंपाउंड लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं, इस तरह के एग्जाम्पल्स आपसे पूछे गए। D&F ब्लॉक आपके पास टोटल 10 एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, D&F स्कोरिंग बड़ा स्कोरिंग सा टॉपिक है, रीजन NCERT बेस्ड ही चीज़ें पूछी गई है। आप देखना F ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पूछा गया। D ब्लॉक में जो आयंस होते हैं उनके कुछ कलर हैं, NCERT में एक टेबल बना के उन कलर्स को टारगेट किया गया। इसके अलावा वहाँ पे स्टेटमेंट ऐसी भी थी कि टंगस्टन +6 ज़्यादा स्टेबल होता है, क्रोमियम +6 से स्टेटमेंट सही है गलत, ये भी NCERT की लाइन है बिल्कुल एज इट इज़। वहाँ से D&F ब्लॉक के अंदर भी इन्फॉर्मेशन पूछी गई है आपसे। इसका मतलब पूरा NCERT बेस्ड टॉपिक था, लेकिन आपके पास 10 एग्जाम्पल्स वहाँ से निकल के आए होंगे, तो बड़ा स्कोरिंग टॉपिक बन जाता है D&F ब्लॉक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टोटल आपके पास यहाँ पे 8 एग्जाम्पल्स आए। अब 3 पार्ट होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, कंडक्टेंस वाले पार्ट से भी एग्जाम्पल्स आए, आपकी जो नस्ट इक्वेशन है वहाँ से भी एग्जाम्पल्स आए, इलेक्ट्रोलिसिस से भी आपके एग्जाम्पल्स आए, तो तीनों से ही यहाँ पे एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं। फिर आपका पी ब्लॉक से टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आए 5। अच्छा, पी ब्लॉक में आप देखोगे तो वहाँ पे ग्रुप 15, 16, 17 के जो हाइड्राइड्स होते हैं, हमेशा आपको बताया जाता है कि इन हाइड्राइड्स जो टेबल है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, बॉन्ड एंगल है, आपकी बॉन्ड एनर्जी है, इन सबको आप अच्छे से पढ़ के जाओ, और उनसे आप देखना कि पी ब्लॉक में उनसे भी एग्जाम्पल्स दोबारा से पूछे गए हैं। उस टेबल को भी आपने जो NCERT में दे रखी है उसको फिर से यहाँ पे यूज़ किया गया है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा से इंपॉर्टेंट रही, जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप टेस्ट होते हैं, आपके टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, अब की बार थोड़ा सा स्टेटमेंट्स में ज़्यादा यूज, मतलब स्टेटमेंट ज़्यादा कन्वर्ट किया ऑर्गेनिक को। जैसे ये भी पूछा गया कि आपका जो हेमी एसिटल होता है वो आपके एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज होगा कि नहीं, अब वो डायरेक्ट पूछने के बजाय स्टेटमेंट लिख लिख के पूछिए आपसे। इसके अलावा एल्डोल रिएक्शन के बारे में कमेंट करवाया कि ये कंपाउंड दिया, एक दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट में लिखा कि इनके कंडेंसेशन से ये कंपाउंड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, वो आपको चेक करना था। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट वाली चीज़ों में भी रिएक्शंस को कई बार लिख के दिया है। फिर आपका सोल्ट एनालिसिस, उसमें ब्राउन रिंग टेस्ट वगैरह आपसे पूछे गए, टोटल 6 एग्जाम्पल्स आए। आपके पास लास्ट में थ्योरी ऑफ सॉल्यूशन, उससे आपके 10 एग्जाम्पल्स आए। अब सॉल्यूशन बड़ा छोटा सा चैप्टर है, बिकॉज उसमें टाइम कम लगता है उसको पूरा पढ़ने में। और आप देखना ऑस्मोटिक प्रेशर को बहुत बार टारगेट किया, मतलब आपको 4 to 5 एग्जाम्पल्स पूरे पेपर में, जो जितनी भी शिफ्ट आपके पास हुई है उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर के दिखेंगे। स्टेटमेंट के एग्जाम्पल्स भी हैं, न्यूमेरिकल भी है उसके अंदर, और उसमें आप देखोगे आपके पास रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की भी न्यूमेरिकल्स है, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ही अल्टीमेटली ज़्यादा फिर से सॉल्यूशन में टारगेट किया गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक पूरा एनालिसिस था हमने, जिसमें सारे की चीज़ें को, सब पॉइंट्स को डिस्कस किया कि आपके पास डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा, 11th में से कितने एग्जाम्पल्स आए, 12th में कितने आए, आपके पास ऑर्गेनिक कितनी, इनऑर्गेनिक कितनी, फिजिकल कितनी। तो ये पूरा एनालिसिस करके आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि हमें अब आगे जब हम एग्जाम देंगे तो उसमें हमें कैसे उस चीज़ को प्लान करना चाहिए। ठीक है, बाकी ऐसे कंटेंट के लिए VMC के चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आपके पास पढ़ते रहिए। थैंक यू।